नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून स्थित सीएम आवास पर हुआ रक्षाबंधन समारोह। सीएम धामी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित कई नेता और मंत्रियों ने की शिरकत। बहनों से बंधवाई राखी। मुख्यमंत्री धामी ने वितरित किए नियुक्ति पत्र। 187 चयनितों को मिला रोजगार का अवसर। 43 मृतक आश्रितों को मिला सरकारी पद। ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सेवा का आह्वान। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान का होगा आयोजन। 3 चरणों में होगी रैली, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम। विद्यालयों की दीवार पर सजेंगे तिरंगे के चित्र। सभी से भागीदारी की अपील। हल्द्वानी में ऑनलाइन लूडो में 5 लाख हारने पर बीएससी की छात्रा ने लगाई फांसी। परिजनों ने बताई गेमिंग की लत और तनाव की बात। सुसाइड नोट में नुकसान और अवसाद का जिक्र। उत्तराखंड में बारिश का कहर, जनजीवन बेहाल। भुजिया घाट में 2 युवक तेज बहाव में बहे। बाजपुर में जलभराव से सड़कों पर संकट। मसूरी में भूस्खलन से घर ध्वस्त। मुख्य मार्ग भी मलबे में दफन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में देहरादून में आयोजित रक्षाबंधन समारोह 2025 में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वे एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक भाई के रूप में माताओं बहनों की सेवा में उपस्थित हैं। उन्होंने अपील की कि प्रदेश की किसी भी बहन बेटी को कभी भी कोई परेशानी हो तो वो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय में संपर्क करें। मुख्यमंत्री का प्रयास रहेगा कि वे स्वयं माताओं व बहनों की परेशानी का संज्ञान लेकर उसका निस्तारण कर एक भाई होने का कर्तव्य निभा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए जल्द ही जल सखी योजना शुरू करने जा रहे हैं। रक्षाबंधन समारोह में प्रदेश भर से भारी संख्या में उपस्थित माताओं व बहनों को रक्षाबंधन की अग्रिम बधाई शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत चुनावों में व्यापक समर्थन देने के लिए समस्त उत्तराखंड वासियों का आभार व्यक्त किया। मुझे याद है जब रक्षाबंधन का यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, मात्र 50-100 बहनों से यह कार्यक्रम शुरू हुआ था और आज 8.5-9 चेयर लगाई, वो भी कम पड़ गई हैं। लोग खड़े हैं। यह आपका मेरे पर विश्वास, यह आपका मेरे प्रति प्यार, यह आपका मेरे प्रति स्नेह, मेरे पास शब्द नहीं है। आज इतनी भारी संख्या में आप सब की मौजूदगी, सच में आपका ये स्नेह और आपका अपनापन देखकर मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सच में मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी गणेश जोशी जी यहाँ कह रहे थे कि आप सब उनको कह दीजिए कि जो है पूरी तरह से आपके साथ हमेशा की तरह आपके लिए मोर्चा संभालने को तैयार रहें। गणेश जोशी जी जो बात कहते हैं वो बात तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसी के चलते अब की बार मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं इस विहंगम दृश्य जो आज इतनी सारी बहनों की उपस्थिति में रक्षाबंधन उत्सव मनाए जा रहे हैं, मैं देख करके अभिभूत हृदय से गणेश जोशी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों और आश्रितों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभ्यर्थियों को शुभकामना देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबे दिव्यांग कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों और आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रुद्रप्रयाग जिले के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी जनप्रतिनिधियों ने विधायक भरत सिंह चौधरी के नेतृत्व में भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र विकसित होंगे तभी राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। राशन कार्ड धारकों को सही और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मिले, इसके लिए डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की जा रही है। तो देखिए, सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से डीलर हैं जो राशन उठान का काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है और जो सही और असली हमारा कार्ड धारक है वो कहीं ना कहीं हमारे राशन से वंचित रह जाता है। तो उसको लेकर के सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और इसमें कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी के भुजिया घाट क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पहाड़ टूटने से 2 लोग पानी में बह गए। बताया जा रहा है कि दोनों युवक स्कूटी पर सवार थे जो तेज बहाव में बह गए। मौके पर स्थानीय लोग दोनों की तलाश में जुटे हैं। पहाड़ से आए मलबे और पानी के सैलाब ने नैनीताल मार्ग को पूरी तरह से बंद किया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। प्रशासन द्वारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर मार्ग बहाल करने का प्रयास जारी है। लगातार बारिश के चलते बाजपुर की लेवड़ा नदी एक बार फिर उफान पर है, जिसने नैनीताल रोड, बाढ़ 13 और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया है। वर्षों पुरानी इस बाढ़ समस्या का आज तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है, जिससे हर साल स्थानीय लोग परेशान होते हैं। इस बार भी घरों में पानी भर गया और सड़क पर आवाजाही बाधित हुई। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। जो हमने इस बार काम किया है मानसून के पहले उसका लाभ भी मिला है और जो काम रह गया था और जिसमें अभी काम चल ही रहा था, प्रगति पर था और इसी बीच ज़्यादा पानी आया और यद्यपि बारिश बागपुर में कम थी लेकिन अपर स्ट्रीम में बारिश ज़्यादा हुई, जंगली क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई तो उसका पानी यहाँ पर आया है। समस्या निश्चित हुई है लेकिन हमारे पुलिस प्रशासन की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, नगर पालिका के लोग भी लग गए हैं और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ चुकी थी। यद्यपि उनको रिहाइब करने की आवश्यकता नहीं हुई, उन लोगों ने भी मना किया, पक्के मकान है, ऐसी कोई क्षति की संभावना नहीं थी, लेकिन घरों में पानी और गाद घुसने से समस्या उत्पन्न हुई है और हम उनको हर प्रकार से सहयोग उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि अभी सिंचाई विभाग ने मुझे बताया है कि इनकी एक प्रोजेक्ट स्वीकृति के अंतिम चरण में है, उसके स्वीकृत हो जाने के बाद लेवड़ा नदी की चौड़ाई भी मानक के अनुरूप जो अभिलेखों के अनुसार उसको चौड़ाई भी किया जाना है, बंधों को मजबूत भी किया जाना है।
लोहाघाट नगर के शिवालय पुल के पास लाखों रुपए की लागत से कार पार्किंग निर्माण का कार्य चल रहा है। कार पार्किंग निर्माण कार्य के चलते शमशान घाट को जाने वाला मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिस कारण लोगों को शवदाह करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहना चाहूँगा कि सरकार से इस रास्ते का क्या कहते हैं अच्छे से हमारा ये पूरे क्षेत्र का रास्ता है, शमशान घाट जाने का रास्ता है और प्लस ये नाथ संप्रदाय का ये स्थल है, समाधि स्थल ये भी किसी कारण में बंद हो रहा है। तो हमें एक तो शमशान घाट जाने का रास्ता दीजिएगा और प्लस ये जो नाथ संप्रदाय का वो है यहाँ पर भी मतलब। हल्द्वानी में बीएससी की छात्रा ने ऑनलाइन लूडो में 5 लाख रुपए हारने के बाद आत्महत्या कर ली। छात्रा काफी समय से लूडो खेल रही थी और लगातार नुकसान झेल रही थी। घटना के समय वह घर में अकेली थी और फंदे से लटकती मिली। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें गेमिंग लत और मानसिक तनाव का जिक्र है। परिजनों ने बताया कि शुरुआत में लड़की को मामूली मुनाफा हुआ, जिससे वह गेम की आदी हो गई। इस तरह की सूचना आई थी कि एक महिला जो है वो ऑनलाइन लूडो खेलती थी और शायद घर वालों को कुछ पैसे वैसे उतना लगे थे, तो उसकी वजह से उसे आहत होके उन्होंने अपनी मतलब आत्महत्या का प्रयास किया था, आत्महत्या कर ली थी। तो इसमें सुसाइड नोट बरामद हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रविवार को मॉडर्न स्कूल के निकट स्थित खरोला निवास क्षेत्र में हुए भूस्खलन ने स्थानीय निवासियों को डरा दिया। भूस्खलन से एक घर के 2 कमरे पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। घर तक पहुंचने वाला मुख्य मार्ग मलबे में दफन हो गया। अब यह परिवार पूरी तरह से भारी संपर्क से कट चुका है और मदद की प्रतीक्षा में है। जो लगातार जो बारिश हो रही है, इससे 3-4 दिन पहले यहाँ पे धस गया थोड़ा ना, तो इससे हमारी गौशाला को और मकान को थोड़ा खतरा हो गया। अभी तहसीलदार जी आए थे, वो देख के गए हैं, तो बोल रहे थे कि नगर पालिका वगैरह से इसका वो करवाओ, थोड़ा जो भी होता है रिश्ते वगैरह का, क्योंकि खतरा तो है ही है। क्योंकि ये नीचे रास्ता भी है ना, नीचे लोगों को जाने का रास्ता भी, वो भी रास्ता भी टूट गया। में पुराने 2 कमरे थे वो आए हैं। उन कमरों में कोई था तो नहीं उस समय? नहीं, उस टाइम तो नहीं कोई, हमने खाली करा दिया था, इसीलिए ना कि थोड़ा खतरा देखते हैं तो हमने खाली करा दिया था। उत्तराखंड सरकार अब राशन वितरण व्यवस्था को लेकर सख्त हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। राशन कार्ड धारकों को सही और पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मिले, इसके लिए डीलरों की गतिविधियों पर निगरानी तेज की जा रही है। बिल्कुल, देखिए सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, और उसी को लेकर के जिस तरीके से, क्योंकि हमारे राशन विक्रेता जो हमारे कार्ड धारक है उनको राशन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वितरण किया जाता है, उन सब पर रोक लगाने के लिए इस पर जांच भी होगी और गलत तरीके से वितरण ना हो। जिनके हमारे सफेद कार्ड बने हैं उन्हीं को वो राशन मिले, गलत तरीके से उसकी ब्लैकमेलिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से डीलर है जो राशन उठान का काम करते हैं और उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जाती है और जो सही और असली हमारा कार्ड धारक है वो कहीं ना कहीं हमारे राशन से वंचित रह जाता है, तो उसको लेकर के सरकार ने ये कड़ा फैसला लिया है और इसमें कानून प्रक्रिया का भी प्रावधान रखा है कि अगर गलत तरीके से कोई डीलर इस तरीके से गलत करता हुआ पाया गया या राशन को गलत तरीके से बांटता हुआ पाया गया या बेचता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिक्रमण हटाने की मुहिम के बीच अब सिंचाई विभाग ने भी मोर्चा खोल दिया है। यूपी सिंचाई विभाग ने अपनी जमीनों पर कब्जा जमाए लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। हरिद्वार हेडवर्क के एसडीओ भारत भूषण ने बताया कि विभाग की जमीन पर अतिक्रमण की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कई बार अभियान चलाकर कब्जे हटाए भी गए, लेकिन कुछ समय बाद फिर से अतिक्रमण कर लिया गया। अब सिंचाई विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 दिन का नोटिस जारी किया। के संबंध में हमारी टीम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करती है। उसके माध्यम से जो शिकायतें मिलती हैं या अन्य माध्यमों से हमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उसका निरीक्षण किया जाता है। नोटिस दिए जा रहे हैं। 15 दिवस का समय नोटिस में दिया जा रहा है कि 15 दिवस के अंतर्गत अतिक्रमणकर्ता अपना अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा की स्थिति में 15 दिवस के बाद उसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों के अनुसार की जाती है। सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से अभी वर्तमान में लालजीवाला में नोटिस दिए जा रहे हैं। अभी 1-2 प्रकरण संज्ञान में आए हैं। रानीपुर जाल के आसपास वहाँ भी नोटिस पहुँचाए जा रहे हैं और सभी जगह जैसे जैसे सूचना मिलती जा रही है सब जगह नोटिस की कार्रवाई लगातार गतिमान रहती है। जमीन को लेकर कोई विवाद नहीं है। दरअसल यहाँ पर कुंभ मेला क्षेत्र के नाम से 697 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। जनपद हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रेमेंद्र सिंह जोवाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट से जुड़े मामलों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसएसपी ने नशीली दवाइयों से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने वाले विवेचकों को कड़ी फटकार लगाई। बता दें, एसएसपी ने निर्देश दिए कि नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ प्रभावी और ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने साफ कहा कि नशे के खिलाफ अभियान में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विवेचकों को समयबद्ध कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। हमारे हरिद्वार जनपद में जो एनडीपीएस से संबंधित अभियोग हैं उसमें की जा रही विवेचना की प्रगति के संबंध में और क्या अभी कार्रवाई खासकर 29 एनडीपीएस एक्ट में या अन्य जो हमारे पिट एनडीपीएस है या एचएस की कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है, उस पर एक विस्तृत आज विवेचनाओं के संबंध में समीक्षा की गई थी। उसमें जो आईओ हैं उनके साथ ही संबंधित थानाध्यक्ष और सर्कल अफसर और एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण सभी को बुलाया गया था और इसमें जो पेंडेंसी के कारण हैं, अगर उसमें व्यक्ति द्वारा जो पेंडेंसी रखी गई है हमारी विवेचक द्वारा उन किन परिस्थितियों में रखी गई है उसकी समीक्षा की गई थी और इनको निर्देशित किया गया है कि पेंडेंसी को तत्काल समाप्त करेंगे और जो भी विवेचना में जो प्रगति है उसको तत्काल प्रभाव से उसमें प्रगति लेके आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मालेगांव ब्लास्ट के हालिया घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था सुरक्षा एजेंसियों की विफलता तक सीमित नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक और सांप्रदायिक उद्देश्य की बू आ रही है। रावत ने महाराष्ट्र एटीएस और एनआईए की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जिन मुस्लिम युवकों को मुंबई और मालेगांव बम धमाके के आरोप में गिरफ्तार किया गया था वे बाद में बरी कर दिए गए, लेकिन तब धमाकों में मासूम लोग मारे गए थे और आज भी यह सवाल बाकी है कि उन निर्दोष नागरिकों का असली हत्यारा कौन है। महाराष्ट्र की पुलिसिंग के लिए ये बड़ी भारी चुनौती है कि पहले महाराष्ट्र एटीएस का प्रपोज्ड एक केस वो भी बम ब्लास्टी का था, सीरियल बम ब्लास्ट का था, जिनमें बम ब्लास्ट करने वाले जिनको पकड़े गए थे इत्फाक से वो सब मुसलमान भाई थे तो वो भी छूट गए। लेकिन बम ब्लास्ट हुआ उसमें लोग मरे, ये तो वास्तविकता है। वैसे मालेगांव वाले में भी जो है ब्लास्ट हुआ, लोग मरे, वो हकीकत है। तो जो मरे हैं भारतीय राज्य को उन मरे हुए लोगों के आत्मा के साथ और जो उनके परिजन हैं, जो दुखी परिजन हैं, उनको तो ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारा हत्यारा कौन है। यदि राज्य सरकार नहीं बता पा रही है तो उसको देखिए, चीज़ों को तार्किक तरीके से लेने के बजाय भाजपा जो है उसमें अपना बोर्ड देखती है, वो उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती है। तो मैं उनके इस प्रयास की निंदा करता हूँ।
बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।